गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे कि इसकी बेसिक थ्योरी बताएंगे। आज हम आपको इसके सूत्र के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या फार्मूला का यूज होता है, कौन कौन सा फार्मूला किस वक्त प्रयोग किया जाता है। समांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से इसका परिभाषा दिया जा सकता है। मैं समांतर श्रेणी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इसकी बेसिक जो थ्योरी होती है उसकी जानकारी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं इस समांतर श्रेणी की बेसिक जानकारी अर्थात थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, बात करें समांतर श्रेणी को तो समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं संक्षेप में। तो एपी का अर्थ होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यह इंग्लिश है, ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब आप पूछिएगा कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा होती है समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है अर्थात एक लिस्ट होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ण पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसके कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि मैंने 2 लिख दिया और 2 में 2 जोड़ के 4 हो गया, फिर 2 जोड़ के 6 हो गया, फिर 2 जोड़ के 8 हो गया। ऐसे एक निश्चित संख्या सब में मैंने 2 जोड़ा तो उसी को हम लोग एपी बोलेंगे। जो एक निश्चित संख्या पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दे तो अगला पद प्राप्त हो जाए। अब यह निश्चित संख्या क्या कहलाता है, तो यह निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर को अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसको शॉर्ट में हम लोग डी से सूचित करते हैं। अब बात करें यह सार्वंतर कैसा हो सकता है, तो यह सार्वंतर धनात्मक हो सकता है अर्थात प्लस में हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है अर्थात माइनस में भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। अब बात करें समांतर श्रेणी का व्यापक रूप अर्थात जनरल फॉर्म के बारे में, तो जनरल फॉर्म जो इसका होता है वह होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। यहाँ आप देखेंगे गौर से तो आपको लगेगा कि इस ए में मैंने पहले डी जोड़ा, फिर एक और डी जोड़ा तो 2D हो गया, फिर मैंने एक और डी जोड़ा 3D हो गया, फिर मैंने एक और डी जोड़ा 4D हो गया। इस प्रकार करके मैंने एक एक डी बढ़ा करके इसको बनाया अर्थात यही एपी का व्यापक रूप है। ये संख्या थी, इसमें मैंने एक निश्चित संख्या क्या जोड़ा, डी कॉमन डिफरेंस जोड़ा, और फिर अगले में एक और डी बढ़ाया तो 2D हो गया, मैंने फिर अगले में एक और डी बढ़ाया तो 3D हो गया। ऐसे करके मैंने किया। अब समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। एक में फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात परिमित समांतर श्रेणी, और दूसरा होता है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात अपरिमित समांतर श्रेणी। अब आप पूछिएगा कि सर परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानकारी लें। परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद होता है। जब अंतिम पद दिखाई दे तो उसे हम परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, यहाँ डैश डैश के बाद आप 40 देख रहे हैं अर्थात अंतिम पद इसका कितना है, 40। इसका अर्थ है यह 40 से आगे नहीं जा सकता है। 3, 6, 9, 12, 21 है अर्थात इसका अर्थ है कि यह 21 से आगे नहीं जा सकता है अर्थात इसका अंतिम पद यहीं 21 हो गया और इसका अंतिम पद 40 हो गया। तो इसे हम परिमित एपी बोलेंगे। दूसरा कहता है अपरिमित एपी अर्थात अपरिमित एपी कहते किसे हैं, तो समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं होता है उसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 देखिए यहाँ अंतिम पद दिखाई दे रहा है, इंट्स अपॉन है, या आगे तक कहाँ तक जाएगा कोई मालूम नहीं है। अगला 3, 6, 9, 12 ये भी आगे तक जाएगा अर्थात अनंत तक जा सकता है, कोई मालूम नहीं है। तो इसे जो जिसका अंतिम पद दिखाई दे उसे परिमित एपी कहते हैं, जिसका नहीं दिखाई दे अंतिम पद नहीं हो उसे अपरिमित एपी कहेंगे। अब हम बात करें समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी में एक फार्मूला होता है अंतिम पद ज्ञात करने का फार्मूला। तो अंतिम पद ज्ञात करने का फार्मूला को हम लोग बोलते हैं an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ आप पूछिएगा सर an क्या है, ये क्या है, n क्या है और d क्या है। तो a को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद पहला पद, डी को बोलते हैं सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस, एन को बोलते हैं पदों की संख्या अर्थात इसमें कितने पद दिए गए हैं। एपी अगर दिया गया, जैसे अगर एपी है तो इसमें कितने पद हैं। उसके बाद
ए एन को बोलते हैं हम लोग अंतिम पद। ए एन को एल से भी लिखा जाता है और टी एन से भी लिखा जाता है। तो कहीं अगर आपको एल या टी एन से लिखा मिले तो घबराने की बात नहीं है। ए एन को ये तीनों तरीके से अंतिम पद को तीनों लेटर से सूचित किया जाता है। उसके बाद एस आता है, एस को बोलते हैं पदों का योग, माने पदों को जोड़ने पर जो आता है उसी को बोला जाता है पदों का योग। अब इसका प्रयोग जब हम करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं बात करूँ एपी कौन होता है, कैसे आप पहचानिएगा, तो देखिए मैं उसकी पहचान बता दूँ। अब एपी यहाँ देखिएगा 2 4 6 8 एक सूची हो गई, सूची अर्थात लिस्ट हो गई कि नहीं। अब इसमें देखिएगा कि इसमें क्या बढ़ा है, 2 जोड़ा 4 आ गया, फिर 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया, इसमें सब में 2 बढ़ रहा है कि नहीं। तो यह एक निश्चित संख्या जुड़ रहा है अर्थात 2 जुड़ रहा है, तो यह एपी में है। अब बात करें कि 4 8 12 16, यहाँ देखिए 4 जुटा 4 जुटा 4, अर्थात इसमें भी एक निश्चित संख्या 4 4 जुड़ रहा है, तो ये भी एपी में है। लेकिन यहाँ देखिए इसमें 3 जुड़ा, इसमें 6 जुड़ा, इसमें भी 6 जुड़ा, तब आप देखिए तो एक निश्चित संख्या जुड़ रहा है, सब में 6 6 जुड़ना चाहिए था, लेकिन इसमें पहले में 3 जुड़ा है, अर्थात यह एपी में नहीं है। अगर मैं बात करूँ ऐसे एग्जाम्पल नंबर अगले की, जैसे आप देखिएगा 2 5 7 9, अब इसको आप बोलिए एपी में है कि नहीं है, तो चेक करेंगे। इसमें देखिए 2 में 3 बढ़ा है, यहाँ 2 बढ़ा है और यहाँ भी 2 बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पहले 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि यह एपी में नहीं है। एपी में नहीं है, क्यों नहीं है, चूँकि यह एक निश्चित संख्या इसमें नहीं जुट रही। पहले 3 जुटा फिर 2 जुटा, तो निश्चित संख्या थोड़ी हुई, निश्चित संख्या ऐसे होना चाहिए, सब में एक ही चीज़ जुटना चाहिए। तो ये रही एपी की जानकारी। हम अगले क्लास में आपसे बात करेंगे इसके फार्मूला का, इस अंतिम पद का जो फार्मूला इसका प्रयोग बताएंगे, और जो एपी का जनरल फार्मूला व्यापक रूप है इसका भी प्रयोग हम आपको करके दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप इसको याद कीजिए और याद करके रखिए ताकि मैं अगला क्लास बताऊं तो आपको पूरी समझ में आए। चलिए, थैंक्स फॉर टुडे।